क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी थ्योरी है और थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है। अब आप सोचोगे अभी इतनी हल्की हल्की लिखी हुई थी, अब इतनी ज़्यादा लिख दी, हम पढ़ेंगे कैसे? कुछ टर्मिनोलॉजी को ऐसे समझना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ को पॉइंट्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन दिस लैंग्वेज इज़ वेरी इजी और इसको आपको पढ़ना भी है, ठीक है। वैसे तो मैं साथ साथ आपको पढ़कर एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कोई इशू आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 फॉर्म में क्लासीफाई किया। माइकल फैराडे ने, जस्ट ए मोमेंट, पेन को सिलेक्ट करें। माइकल फैराडे ने क्लासिफाई किया मैग्नेटिक मटेरियल को 3 बेसिक रूपों के अंदर। पहला रूप है डाईमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको एक्सटर्नल फील्ड के बीच में रखते गए और उसका ये देखते गए उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, ठीक है। अब बिहेवियर डिफर ग्रेटली, बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आया इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। डाईमैग्नेटिज्म जो है वो क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल दैट अपोजेज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डाईमैग्नेटिज्म क्या प्रॉपर्टी है? जो अप्लाइड मैग्नेटिज्म को अपोज करती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है? व्हेन प्रेजेंट इज स्ट्रॉन्गर देन डाईमैग्नेटिज्म एंड प्रोड्यूस मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। देखो, जो डाईमैग्नेटिक होगा वो तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होगा कि अगर मेरी अप्लाइड फील्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उतना ही मैग्नेटाइज होता जाएगा जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और फेरोमैग्नेटिक जो है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस मैग्नेटाइजेशन समटाइम इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड। जितनी अप्लाइड फील्ड आपने करी है कई बार उतना ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, या कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटाइजिंग उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड हम करते हैं उसकी मूवमेंट्स के हिसाब से, मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। एक बात ये समझ में आ गई। अब क्या होता है कि कई चीज़ों को हमने और स्टडी करना है, ठीक है। देखो, अब जैसे कि मैग्नेट को समझाने के लिए कोई मैग्नेट का अंदर कोई स्ट्रक्चर कोई स्पेशल नहीं होता। आप तोड़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मेटल है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी क्या खास बात है? तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी डिफरेंट थ्योरीज डेवलप करी, ठीक है। अब जो है सबसे पहले कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को देखें तो दो नॉन मैग्नेटिक कौन होते हैं? नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जो कि दे डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, जैसे पेपर, प्लास्टिक, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख भी देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ये मतलब क्या हुआ कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स अंदर के होंगे वो ऐसे कुछ जिगजैग होंगे। रिजल्टिंग क्या होगा? जो मैं एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करूँगा, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, तो उसका इफेक्ट जो है, इनका टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न जो है वो एक दूसरे को क्या कर देगा? नल्लीफाई कर देगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल एटम जो है वो क्या कर देंगे? जो एक दूसरे के इफेक्ट को दे टेंड टू नल्लीफाई कर देंगे, ठीक है। बट इन परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या होगा? ये पार्टिकल्स क्या होंगे? अरेंज्ड हो जाएंगे, एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएंगे। देखो, इस बात को ऐसे समझो, जैसे मैं बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारी स्कूल में असेंबली होती है और जब हम जिगजैग घूम रहे होते हैं असेंबली से पहले, लेकिन जब तब आप सारे स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होते हो, कुछ ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वैसे जा रहा है। लेकिन जब एक रोल कॉल आती है या आपकी एक कॉल आती है, कोई एक सिग्नल मिलता है, कोई एक बैंड बजता है या कोई बेल बजती है या किसी की आवाज़ आती है, तो हम क्या होता है, सब एक तरीके से अलाइंड हो जाते हैं। तब स्कूल को देखने का मज़ा अलग होता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होता है, जिगजैग, सब भीड़ में हो रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी क्लास कहाँ पर है, कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है। लेकिन अब क्या होता है, जब अलाइंड हो जाता है
तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड हो गई ना। यही स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, यही चीज़ स्ट्रेंथ क्रिएट करती है। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू अ नेट मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। तो हम इसको जो है, इसको हम इस तरीके से हम बोलते हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डोमेन थ्योरी। ये डोमेन्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो इस तरीके से अलाइंड हो गए। डन। चलो, अब हमने यहाँ ये समझ लिया कि दो मैग्नेट जो है, अगर कोई एक सब्सटेंस है अगर नॉन मैग्नेटिक, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर शो करेगा जिगजैग, लेकिन अगर मैग्नेटिक होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर शो करेगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेटाइज हो सकता है, अगर मैग्नेटाइज हो सकता है, तो अगर ये पार्टिकल्स ऐसे जिगजैग अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूं तो ऐसा हो सकता है ना कि ये पार्टिकल्स ऐसे अलाइंड हो जाएं। ठीक है ना, ठीक है, समझिए मेरी बात को। तो इस तरीके से मैं उसको मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है उसके मटेरियल के नेचर के ऊपर। बोलो कि प्लास्टिक को मैग्नेटाइज कर दो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा, हमने एक बात से कंक्लूजन निकाला कि दो मैग्नेट्स कैसे होंगे जब व्हेन ए परमानेंट मैग्नेट इज कट इनटू टू हाफ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जोड़े में मिलता है आपको, क्योंकि उसके जो हर पार्टिकल जो है वो एक, हर पार्टिकल एक किस्म से एक क्या है, जोड़ा है। ठीक है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। मतलब इस बात को ऐसे समझो कि यहीं पर देखो, ये एक मैग्नेट है अपने आप में, कंप्लीट मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, हर चीज़ एक अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट है। ठीक है, उसका एक एंड नॉर्थ है और एक एंड साउथ है, और सारे एक सिस्टमेटिक तरीके से अलाइंड हो गए, जिससे एक नया इफेक्ट मिल गया। नाउ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे हम पढ़ते आए थे, लेकिन अब इसको और इन डेप्थ समझते हैं। देखो, द मटेरियल इन विच, देखो मैं एक एक चीज़ आराम से पढ़ के समझा रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात याद रहे, सुनाई भी दे जाएगी, रिटेन रख लोगे तो भी आप आराम से लिखोगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ अब हम पहले टर्म पढ़ते हैं डाईमैग्नेटिक, फिर हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक। पहले डाईमैग्नेटिक को समझो, जिस इन विच कोई भी इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट पोसेस एनी मैग्नेटिक मूवमेंट, वो होते हैं डाईमैग्नेटिक ऑन देयर ओन, उनकी अपने कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये दीज आर क्या है, नॉर्मल मटेरियल विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड they repelled by it because they acquire feebly magnetism in the direction opposite to the applied magnetic field। जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखा जाएगा तो इनको थोड़ा बहुत धक्का महसूस होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, क्लियर। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड, ऑर्बिटल motion of the electron creates tiny atomic current loop that produces a magnetic field। क्या मतलब है इस बात का, देखो आप जैसे कि आप इस बात को समझो कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। देखो अब मैं इसको सारे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो नेचुरल सी बात हो गई ना। अगर मैं इसको भी और थोड़ा सा बनाता जाऊँ, ये बना दिया, ये ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं, तो रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्ट कुछ ऐसा सा हो जाएगा ना, ये ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, इसी के साथ साथ ही घूम रहा होगा ये। गॉट इट। तो अब ये एक क्लोज लूप बन गया, और क्लोज लूप बन गया तो समझ गए ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। यही है बात का मतलब कि when external magnetic field is applied, तो ये क्या होगा, ये करंट लूप बन रहा होगा। यही बात लिखी है, when electron creates a tiny, तो ये करंट लूप बन रहा होगा और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी। नाउ when an external magnetic field is applied, कोई अगर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नेचुरल सी बात है, इसका साउथ नॉर्थ और उसका साउथ नॉर्थ क्या होगा, परेशान होगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा, अपने आप को इस तरीके से अलाइन करने की कोशिश करेगा कि उसको मिनिमम फोर्स लगे। दीज लूप्स देन टेंड टू अलाइन द दस वे टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी दिशा में लाएंगे अपने आप को ताकि इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट, इन्फ्लुएंस कम हो। तो ऑल दीज मटेरियल्स, इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल मटेरियल्स आर इनहेरिटली डाईमैग्नेटिक। ठीक है, डाईमैग्नेटिक क्या है, एक रेजिडुअल मैग्नेटिक बिहेवियर है जब मैग्नेट मटेरियल्स जो हैं ना ही पैरामैग्नेटिक होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक होते हैं। सब्सटेंस का ये नेचुरल नेचर है। ठीक है, नाउ जो कंडक्टर्स हैं, एनी कंडक्टर
will show very strong diamagnetic effect in the presence of changing magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलते रहेंगे तो बहुत ही पावरफुल डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है सर्कुलर करंट्स जनरेट हो जाएंगी दैट अपोज दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हम पढ़ेंगे इस टर्मिनोलॉजी को, आगे याद रखना, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और हाइलाइटर भी चला देता हूँ कि कंडक्टर जो है बहुत ही पावरफुल डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं अगर उसको किसी बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाए, ठीक है ना। और वो ऐसे जनरेट होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट को अपोज करती है, ठीक है। दूसरी बात, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ और भी है क्या कि इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक डाइपोल, इंड्यूस समझते हो, जो इंड्यूस का मतलब है किसी मैग्नेटिक फील्ड के चलाने में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, मतलब एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो गई दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से वो उल्टी दिशा में होगी, ठीक है। वो कहाँ रहेगी, उससे उल्टी दिशा में रहेगी। ये भी हम लॉ एक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे लेंस रूल, ठीक है, लेंस लॉ अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू विद द थर्मल मोशन ऑफ द एटम। इसमें एटम्स मूव कर रहे हैं, थर्मल मूव कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, हमने समझा कि भाई डायमैग्नेटाइजिंग जो है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बदल दो घट दो, डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बदलेगा। तो लेड, जिंक, कॉपर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये एलिमेंट जो हैं ये सारे जो हैं डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल इन विच ईच इंडिविजुअल या एटम या मॉलिक्यूल या आयन पोसेस एनी नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन इट्स ओन। हर पार्टिकल में कुछ एक छोटी अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ठीक है। ऐसे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के में रखेंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। देखो ये बात का ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। डायमैग्नेटिक में क्या करा था, क्योंकि वो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगी तो वो दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट आएंगे, थोड़ा सा। फिबली वर्ड बोला है, फिबली का मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, फिबली है मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे। ये थोड़े से मैग्नेटाइज भी हो जाएंगे, दे स्लाइटली मैग्नेटाइज उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस होगी। ऑल द एटम्स हैव इनहेरेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एक्ट एज ए करंट लूप, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो भाई करंट लूप की तरह बिहेव करेगा एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। इन मोस्ट ऑफ द मटेरियल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है अधिकतर, लेकिन पैरामैग्नेटिक के अंदर जो है कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए दे आर फिबली मैग्नेटिक, कुछ मैग्नेटिक होते हैं। इसलिए इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, प्लैटिनम, क्रोमियम, ये इसकी कैटेगरी है एग्जांपल्स की। डन, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी बात को। गो बैक टू 11th क्लास, जब हम आपको बताते थे कि जो आपने याद करो VSEPR थ्योरी पढ़ी थी हमने, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, लकाओ थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने समझा था थोड़ा सा कि बेसिकली इन डेप्थ की नॉलेज वो वही थी, ठीक है। यहाँ तो उसका यूज़ हो रहा है, तो वहाँ हमने देखा था कि जो है इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कैसे कैसे ऑर्बिटल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, उसी हिसाब से हम वहाँ पढ़ते थे कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो जब इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और 11th क्लास को अगर आप वापस जाकर एक बार रजिस्टर देख लेंगे तो आपको वो याद आ जाएगी कैसे हम इसको डिफाइन कर दिया पैरामैग्नेटिक और कैसे हम डिफाइन कर दिया डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन गैस भी लिया था, ऑक्सीजन आयन भी लिया था, ठीक है ना, हर फॉर्म का लिया था हमने, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप जाकर उसको देख लो, देखोगे तो अच्छा रहेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। और नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी याद कर लो, ऐसे भी याद कर लोगे तो चलेगा। चलो
अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया? इन विच ईच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल पोसेसेस एनी नॉन जीरो मैग्नेटिक, हर एटम में कोई ना कोई तो नॉन कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है ही है, जैसे पैरामैग्नेटिक में थी ना वैसे ही है, ठीक है। और ये बिहेव लाइक ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के रखे जाए ना तो ये मैग्नेट ऐसे ही लगेगा कि ये मैग्नेट ही है। आयरन, कोबाल्ट, निकल है, गोडोलियम, डिस्पोर्सियम, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये पार्टिकल्स जो पहले जो दीज आर द डोमेन्स इन विच मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे मैग्नेट ये भी जिगजैग दिख रहे हैं आपको, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस आएंगे तो कैसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे दिखाई देंगे इन दी डायरेक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, इनकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कोई दूसरी चीज़ है, ऐसा ही लगेगा ये वही मैग्नेट है, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ये इंडिविजुअल एटम को क्या कर देगी, अलाइन कर देगी, वो उसका नेचर है, वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उस तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जैसे क्लास स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं वो आराम से अलाइंड हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में और कुछ नहीं होते। अब अगर एक ही डायरेक्शन में आराम से अलाइंड हो जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऐसा लगेगा ही नहीं, ठीक है, वो डिस्टर्ब करेंगे ही नहीं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। लेकिन जो नहीं होंगे तो वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और सब्सटेंस जो है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डन ना। तो फेरोमैग्नेटिक जो है इट टेंड्स टू रिमेन, और इसकी एक और ख़ास बात भी है, जैसे कि अब आप इस बात को ऐसे कनेक्ट करो, जैसे कि अगर स्कूल में कुछ जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं उसको अगर हम बोल दें कि अलाइंड रहना है, लाइन में रहना है, तो कुछ तो लाइन में ही रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं टीचर्स की कॉल, या टीचर्स अगर मान लो क्लास से बाहर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जिगजैग मूवमेंट करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर तो अलाइंड ही रहेंगे तो वो मैग्नेटाइज रहेंगे, लेकिन अगर वो जिगजैग रहेंगे तो मैग्नेटाइज नहीं होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या रहते हैं ये काफ़ी हद तक क्या रहते हैं, दे रिमेन मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया ना तो भी एक्सटर्नल टीचर चला भी गया ना तो बच्चे अलाइंड रहेंगे, गॉट इट। तो इस तरीके से जो है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और फिनोमेना आया, आप यहाँ तक तो ठीक है, मैग्नेट बनने का तो बिहेवियर हो गया, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब एक टर्म आ गई बच्चों, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या है, दिस टेंडेंसी इज टू रिमेंबर द मैग्नेटिक हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टेरी, ठीक है। तो मैग्नेटिक हिस्ट्री वर्ड से ही टर्म आया हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि द फ्रैक्शन, लिख रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, ध्यान सुनना, द फ्रैक्शन ऑफ द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन which retained when driving field is removed is called the remnants or retentivity of the material, ठीक है। क्या मतलब है कि कह रहा है कि जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो उसमें कुछ तो मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ रहेगी, कितनी, वो जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, वही बताती है कि वो सब्सटेंस कितना अच्छा मैग्नेटाइज हो सकता है। समझ गए मेरी बात को। ऑल फेरोमैग्नेटिक, जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दे हैव ए मैक्सिमम टेम्परेचर वेयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसअपियर एज ए रिजल्ट ऑफ थर्मल एगिटेशन। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ही गर्म करना पड़ेगा तब जाकर उसके जो है ना डोमेन्स हिलेंगे, ठीक है। ऐसे समझ गए, जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा, शोर मचाओ, तभी वो शोर मचाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, सब आगे बोलेंगे शोर मचाओ, अदरवाइज वो क्या कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, जैसे उनके एक सर उनको बोल के चले गए थे, जैसे उनको एक टीचर उनको बोल के चले गए थे, ठीक है। बाकी सारे टीचर आगे वो बोल रहे हैं शोर मचाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं कर रहे। उन्होंने सोचा क्या कि जब तक वहाँ से कमांड नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मिलता है वो आर्मी में मिलता है। आर्मी में एक बार अगर कमांड दे दी जाए तो जो सीनियर अगर कमांड दे देगा तो जब तक जूनियर को वो
कैंसिल की कमांड नहीं देता है तो वो तब तक उस काम को करता रहता है, चाहे सावधान होना हो, चाहे विश्राम करना, है ना, अटेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स। चलो, तो इस टेम्परेचर पे जहाँ पर उसके बिहेवियर ही ख़त्म हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी एक थी ना मैडम क्यूरी, है, उसी की रिस्पेक्ट में ये नाम दिया गया। ठीक है, तो व्हेन एन आयरन बार मैग्नेट इज मेल्टेड, तब उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर बदलती है। ठीक है, तब क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर होता है। देखो, जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन का वो 770 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है 770, मेल्टिंग पॉइंट से इसका 1400, 1400, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, तो बट एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पर वो पिघलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी वो ख़त्म हो जाएगा उसके मैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमने लास्ट टॉपिक जब सेकंड एक टॉपिक पहले पढ़े थे, जब हम डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन पढ़ रहे थे, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी एक टर्म आई थी क्यूरी टेम्परेचर। तब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे एक डायरेक्शन में, तो अब जो है जब वो डीमैग्नेटाइज होगा तो इट विल नॉट रिटर्न बैक टू ज़ीरो। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दूंगा तो वो ज़ीरो नहीं हो पाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर उसको वापस ज़ीरो में लाना है तो मैग्नेटिक फील्ड को मेरे को उल्टी दिशा में चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इफ एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे कि ये भी कॉइल आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, कॉइल के अंदर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई, मैंने ये देख रहे हो सिग्नल दिया हुआ है एसी का। ठीक है, एसी सप्लाई मैंने दी, ये कोई कॉइल है। ठीक है, तो हमको पता है कि कॉइल के अंदर अगर करंट डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, तो हमने पढ़ा था जैसे यहाँ बैटरी लगा देते। अब बैटरी लगा दे तो करंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑल्टरनेट करता है, पोलैरिटी बदल देगा ये। फिर उसके बाद जो अगली पोलैरिटी आएगी वो ये, फिर अगली पोलैरिटी आएगी ऐसी, और अगली पोलैरिटी आएगी ऐसी। ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, एक नेगेटिव, किसी को भी मान लो, किसी एक को प्लस मान लो, किसी एक को माइनस मान लो। अब आप दिमाग लगाओ कि एक बारी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, अगर आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है, और फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो जब वो सेकंड हाफ साइकिल चलेगी तो वो उसको बिल्कुल डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएगी। समझ गए ना, क्योंकि वो इतने, और जब तक ये नहीं कर पाएगी, लेकिन फर्स्ट वाली साइकिल दोबारा जब तक आ जाएगी, ये उसको मैग्नेटाइज करेगी, उसको मैग्नेटाइज पूरा ज़ीरो नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से इस फिनोमेना को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। पहले पढ़ते हैं हम इसको धीरे धीरे और उसके बाद आगे समझेंगे। ठीक है, देखो और पहले ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट बोलूँगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेट बनेगा, ठीक है, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर सेकंड हाफ साइकिल, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही बनती जाएगी। ठीक है, तो इन अन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग जो है, इट्स मैग्नेटाइजिंग विल ट्रेस आउट ऑफ लूप नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। मतलब इसका हम एक लूप स्टडी कर, लूप का मतलब मैग्नेटाइज कैसे हो रहा है और फिर डीमैग्नेटाइज कैसे हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज कैसे हो रहा है, डीमैग्नेटाइज कैसे हो रहा है। इस पूरे को अगर मैं ग्राफ पे बना दूं तो उसे हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस लूप। तो हिस्टेरिसिस क्या हो गया, असली में क्या हो गया कि हिस्टेरिसिस क्या है, is the inability to retrace the magnetization curve and related with the existence of the magnetic domains of the material। ऐसी चीज, ऐसा बिहेवियर जिसमें वो स्ट्रक्चर, कोई भी मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वापस उसी पाथ पे उसी हिसाब से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है जिस हिसाब से मैग्नेटाइज हुआ था। ठीक है, तो एक बारी जो है मैग्नेटिक डोमेन्स आपने ओरिएंटेड कर दिए, उसमें कुछ एनर्जी लगेगी उसको दोबारा जीरो लाने में। इसी फेरोमैग्नेटिक, अब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। ठीक है, अब हमको मालूम है, अगर साइंस, अगर आपके पास साइंस के स्टूडेंट होंगे, आपको पता है कि जो हार्मफुल, उसके हार्मफुल इफेक्ट को कैसे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं, इस दिस प्रॉपर्टी गिव राइज टू कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। कंसेप्ट टू मैग्नेटिक मेमोरी मतलब क्या हुआ, एक चीज़ जो इसमें जो मैग्नेटाइज ही हुई है, अभी डीमैग्नेटाइज तो हुई नहीं, फिर उसको दोबारा हम मैग्नेटाइज कर देंगे, तो इसका मतलब वो मैग्नेटाइज रहेगी, ठीक है, किसी ना थोड़ा सा भी होगा उसमें करंट सप्लाई होगा तो वो मैग्नेटाइज रहेगी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा कि उसके अंदर जो भी करंट है, करंट डोमेन्स की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में वो रिटेन रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसका कंसेप्ट का कहाँ फायदे को, इसको हमने कहाँ यूज़ किया, इसको हमने यूज़ किया ऑडियो टेप्स के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर, डाटा कंप्यूटर की डिस्क के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको याद है, आपको जो पहले हमारी एक ऑडियो टेप्स आती थी ब्लैक कलर की, वीडियो टेप भी आती थी ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ब्लैक कलर की स्ट्रिप से वो गोल 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 घूमती थी, वो यही चीज़ थी, वो मैग्नेटिक टेप्स ही थी, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल ही था, आपको लगता था प्लास्टिक है, ठीक है। तो सम कंपोजिशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल रिटेन एंड इम्पोज मैग्नेटाइजेशन इनडेफिनेटली। नेचुरली कुछ ना कुछ हमेशा उसके नेचर में रहेगा और मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ रहेगी, दस दे आर यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट। तो वो ऐसे ही महसूस होगा कि परमानेंट है, थोड़ी सी बिजली दोगे तो भी मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है ना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो उसे हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस लूप। किस हिसाब से ग्राफ बनाऊं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कितना मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, और एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और एक कंप्लीट साइकिल को अगर मैं देखूं तो ये हमने क्या करा है, देखो पहले तो ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी बात को समझे कि हम जो है करंट को, ये जो है एक देखो, जब इनिशियली हम बात कर रहे हैं, जब इनिशियली स्विच को हम ऑन करेंगे तो आयरन कोर इज अनमैग्नेटाइज्ड, क्यों, ड्यू टू विच बोथ H एंड B आर जीरो एट दैट पॉइंट। शुरू में तो यहाँ पर 0 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड तो करंट जो है इज इंक्रीज्ड एंड द फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज विद अनटिल सैचुरेशन इज अचीव्ड। मतलब पहले करंट को आपने बढ़ाया, देखो जैसे ये B वर्सेस H ग्राफ है, ठीक है। तो B वर्सेस H ग्राफ का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो एक चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। करंट को बढ़ाया तो करंट के बढ़ते, करंट को ऑन होते ही वो मैक्सिमम लेवल पे नहीं जाता, वो धीरे धीरे मैक्सिमम लेवल पे जाता है, ठीक है। तो करंट का एक रेगुलर पाथ होता है, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये ऑल्टरनेटिंग इफेक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग इफेक्ट चल रहा है, क्लियर। चलो इस बात को और अच्छे समझेंगे, अब यहाँ ग्राफ में इन पॉइंट्स के हिसाब से समझो तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखो ना, अब सबसे वो क्या कह रहा है, पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि दिस सैचुरेशन वेव फॉर्म जो डेवलप हुई है वो वैसी है जैसे BH कर्व है। हम अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा AC करंट का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ये AC की वोल्टेज ऐसे ही चलती रहेगी, यही चलती रहेगी। अगर B वर्सेस H का भी ग्राफ बनाता हूँ मैं तो ही मैंने देखा है वो इसी तरीके से ही बनता है, तो इसलिए हमने इसको B वर्सेस H का ग्राफ भी बोल दिया, ठीक है ना। अब इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो, यहाँ पर हमने एक एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ को, क्या ये A B C D E F G, इन सारी टर्मिनोलॉजी को समझो आप अच्छे से, ठीक है। नाउ अ करंट कंटिन्यू ऑन बियॉन्ड सैचुरेशन लेवल B, ठीक है। जब B के आगे जाएगा तो करंट मैक्सिमम लेवल पे होएगा। हाउएवर द फ्लक्स डेंसिटी कैन नॉट इंक्रीजेस, फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ पाती है इतनी ज़्यादा, करंट तो बढ़ गया मैक्सिमम लेवल पर वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए बढ़ा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक सैचुरेशन लेवल के बाद नहीं बन पाती है, ठीक है, ठीक है। नाउ अब C पॉइंट को अगर आप देखो, C पॉइंट का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, C पॉइंट को देखें तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और करंट इज जीरो, इस टाइम करंट जीरो है, तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी बिल्कुल जीरो पोजीशन पे आनी चाहिए,
ठीक है, द वैल्यू एट सी मीन्स दैट देयर इज ए पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, इट रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H हटा भी रहा हूँ, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसी पर्टिकुलर जो फ्लक्स डेंसिटी बच गई है, इसे जो बच गई है, रिमेन रह गए, रिमेन्स रह गए, इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेन रह गई। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि करंट जो है, अब इसको करंट अगली साइकिल में रिवर्स हो गया, सेकेंड हाफ साइकिल में चला गया, यहाँ पर आ गए हम। तो द अमाउंट ऑफ करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन causes the density to reach down to C to 0 to at D। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ आया, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, आफ्टर द कोर हैज बीन सैचुरेटेड इट इज नोन एज द कोएसिव फोर्स। ऐसे फोर्स को बोलते हैं जब नेगेटिव साइड में मैक्सिमम लेवल को हो गया, उसे बोलते हैं कोएसिव फोर्स। ठीक है, द करंट एंड देयरफॉर मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल आ गया कहाँ पर, ई लेवल पर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अब फिर जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या करंट जो है, कभी ना कभी ये नेगेटिव लेवल पे आया, वो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम तो होएगी लेकिन रिटेन रहेगी। ठीक है, वो जीरो नहीं होएगी, मतलब करंट यहाँ जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगी। विच द नेगेटिव फ्लक्स रिमेन्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या करंट आपने हटा भी दिया है तो भी वो बिल्कुल कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो हम हमने यहाँ एक बात को समझ गए कि करंट को बदलने पर जो है, करंट को बदलने पर भी वैल्यू जो है बिल्कुल ज़ीरो नहीं आती है। गॉट इट। अब इस पॉइंट को जो आपने यहाँ ABCD पढ़े थे उसको आप देखो, रियल लाइफ का एप्लीकेशन का है कंसेप्ट, वो ये है। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर हम A पर गए, 0 से A से B पे जा रहे हैं। यहाँ से पर हम देखें, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। पहले इतने से ग्राफ को स्टडी करो तो क्या हो गया, ये A से लेकर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ तक आ गए, B तक आ गए, मैक्सिमम लेवल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, B के बाद हम कहाँ पर आए, वापस आ गए C पे। ठीक है, करंट वापस घूमना शुरू हुआ है, लेकिन करंट वापस घूमना शुरू हुआ है मतलब वापस कम होना शुरू हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक रिटेन रहना शुरू कर दिया। मैग्नेट कहाँ तक है, देखो B से C के पॉइंट पर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, मैक्सिमम करंट यहाँ तक। मतलब इसका मतलब यहाँ पर रिटेन रह गई। अगर आप ध्यान से समझें, जब मैं C पर आ गया हूँ तो करंट बिल्कुल जीरो हो गया है, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं है जीरो। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कुछ है वैल्यू उसकी, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। डन। अब आगे बढ़ो, जब C से आप D पे आए, जब C से D पे जा रहे हो, D से E की तरफ जा रहे हो, मैक्सिमम लेवल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हुई। तो C से D पे गए, मतलब C से D का मतलब देखो यहाँ पर, फिर दोबारा देखो, C से जो D लेवल है ना, C से D लेवल है ये वाला, मतलब अभी बिल्कुल प्योर नेगेटिव नहीं आए हो, लेकिन यहाँ इतना आने तक, D तक आने तक आपने मैग्नेटिक फील्ड की आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है जी, समझ गए जी बात, ये जीरो हो गई कि नहीं हो गई ना। फिर जब आप उसके बाद अब आप E पे जा रहे हो, अभी डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है करंट। जब E पे जा रहे हो तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके फिर दोबारा देखो, जब E से F पर आए, वापस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, मतलब नेगेटिव कम होना शुरू हो गया, तो इसकी भी नेगेटिव डायरेक्शन में जो है रिटेंटिविटी वो बढ़नी शुरू हो गई, तो यहाँ तक आ गई, तो ये भी किस्म से रिटेंटिविटी हो गई। डॉट इट। फिर उसके बाद अब ये फिर इस लेवल पे आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या, जब इस लेवल पे आएगा, जब तक उसके बाद जो करंट होगा वो कुछ इस ग्राफ को फॉलो करेगा और फिर आगे जाएगा। तो इनिशियली हमने यहाँ क्या देखा कि शुरू से तो हमने मान लिया कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन एक साइकिल चलने के बाद अब कर्व ऐसे फ्लो करेगा। सही है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को बोलते हैं कोएरसिविटी, कि करंट बिल्कुल भी खत्म, यहाँ पर कुछ करंट की वैल्यू देनी पड़ी आपको,
मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए। गॉट इट? अब समझ आ गया ग्राफ आपको? अब आपको इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू के मैं तभी आपको पहले नहीं दिखाना चाह रहा था, पहले आप इस डायरेक्शन को समझो, पहले इसको समझो ABCDEFGH को, और फिर आप उसके नीचे की टर्मिनोलॉजी को समझोगे तो आपको रियल समझ में आ जाएगा। ठीक है? एग्जाम में ये आता नहीं है लेकिन इसका एप्लीकेशन आता है। ठीक है? तो द वैल्यू जो है आपको याद करो, कोएरिसिविटी क्या होती है? जहां पर करंट की वो वैल्यू जहां पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को जीरो करना हो। ठीक है? वो वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं रिटर्न कोएरिसिविटी। तो हमने देखा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के बदलाव से। डन? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, तो अब हमने पढ़ लिया है, इसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है? इसी को ही बोलते हैं। ठीक है? तो मटेरियल्स, अब इसको हम समझेंगे कि किस जगह कैसा हिस्टेरिसिस कर्व या कैसा हिस्टेरिसिस लूप होना चाहिए, उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, बिहेवियर कैसे चलना चाहिए। मैग्नेटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के यूजेस क्या हैं? देखो ये अब इजी सी बात है। ठीक है? इसको हम जो है मैग्नेटिक ऐसे होने चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स चाहिए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वहाँ चाहिए जहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कैसे प्रोड्यूस करोगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे कॉइल के अंदर। ठीक है? तो इनसाइड द कॉइल आप मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। अब इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कितना आप करंट फ्लो कर रहे हो, जितने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है? और उसकी पोलैरिटी डिपेंड करेगी, पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन के ऊपर। बाद में अब जब करंट फ्लो करेगा तो कोर आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट रुक जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। यही है मतलब टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर, मैगलीव ट्रेन समझते हो? जो ट्रेन ट्रैक पे नहीं चलती है, ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलती है। ठीक है? इसको भी आपको दिखाएंगे कि कैसे चलती है। जैसे जापान में चलती है ना, ठीक है, जिसकी स्पीड जो है वो 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। तो वो जो उसके जो पहिए होते हैं वो ट्रैक पे नहीं चलते हैं, ट्रैक से उठ के चलते हैं। ठीक है? फिर समझ आ गया आपको टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब इसके बाद अब ये हो गया, अगला टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे।